नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसेण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, समय पर दवा उपलब्ध कराने और अन्य सुविधाओं के लिए जानकारी। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। बजट को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना। सीएम धामी ने की घोषणा, बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस। लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद नकल नहीं होने का किया दावा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद हो रही है शुरू। प्रशासन ने तैयारियों को किया शुरू। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल। बम्पर पैदावार की जताई जा रही उम्मीद। उत्तरी सितारगंज दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति की पहल किसानों की समस्याओं को लेकर हुई मीटिंग। सीएम धामी कर रहे हैं भूमिपुत्रों के लिए काम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसेण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता एवं मरीजों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। इस अवसर पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उपजिला चिकित्सालय के नवीन भवन की कार्य की प्रगति का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को इसका निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। आखिरकार देर रात गैरसेण विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उनके अनुसार सत्र में बजट के साथ साथ लोक महत्व के कई विधेयक पास हुए हैं। उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया। कल बजट सत्र रहा। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय नेता सदन का और तमाम मेरे मंत्रीगण के अपने सहयोगियों का, तमाम अपने विधायकों का और सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके सहयोग से ये हमारा बजट सत्र अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आखिरकार भराड़ीसेठ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 4 दिन चले सत्र में प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास कराया तो साथ में नकल विरोधी कानून को भी सदन की मंजूरी मिल गई। वहीं सीएम धामी ने साफ कहा कि हमने जो बजट पेश किया वो सबको ध्यान में रखकर ही बनाया है। सीएम ने विपक्ष पर भी कई तंज कसे। कि वो कह रहे थे कि बजट निराशाजनक है, और मैं मानता हूं कि हर वर्ग ने इस बजट की सराहना की है। आम जनता में, सामान्य जनता में बजट को लेकर एक बड़ा उत्साह का वातावरण है और मन में उनके भी अगर आशा होती तो उनको भी अच्छा बजट लगता। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली। गैरसैंण में हमारा जो ये सत्र रहा बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था। आप सब जानते हैं यहाँ गवर्नर, महामहिम गवर्नर का अभिभाषण था, बजट सेशन था और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बजट सेशन पास हमने पूरा किया है। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार पर बजट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदन में जो बजट पेश किया गया है वह जनता की आंख में धूल झोंकने का काम है। वर्तमान सरकार अपने पिछले बजट का केवल 60% ही खर्च कर पाई है और इस बार का बजट पिछले बार की तुलना में अधिक है। लेकिन जब पुराना बजट ही खर्च नहीं हो पाया तो इस बार जो बजट बढ़ाई गई है उसका क्या औचित्य है। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2001 से 2017 तक प्रदेश का कुल
35,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं बीजेपी सरकार के आने के बाद 2017 में अब तक 99,749 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है, यानी कि कुल 1,34,769 रुपए का कर्ज प्रदेश पर अब हो चुका है। वहीं प्रदेश का जो कर्ज है उस पर 6,161 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जा रहा है। केवल आंखों में धूल झोंकने का बजट है। जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। और उसमें जो सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का बजट है, वो केवल 60 करोड़ का है, जो नाकाफी है। और इसमें किसी प्रकार की टैक्सी वालों को, जो पर्यटन के मुख्य धारक होते हैं, या होटलियर्स जिनको कोरोना में बहुत भारी नुकसान हुआ, उनको लिए राहत का कोई भी पैकेज इसमें नहीं रखा गया, जो आपस में जिसकी हम निंदा करते हैं। जोशीमठ में हुई भूदसाव के बाद 2 माह से अधिक समय से तहसील में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जोशीमठ के लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षित जोशीमठ का संदेश लेकर पैदल देहरादून पहुंचने के बाद बुधवार को वापस जोशीमठ पहुंचने पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों और जोशीमठ के लोगों ने उन युवाओं का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सत्ती का कहना है कि जोशीमठ की जनता अपनी मांगों को लेकर 2 माह से अधिक समय से धरने पर बैठी है, फिर भी सरकार द्वारा उनकी मांगों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक पूरे जोशीमठ को आपदा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया और न अभी तक सरकार द्वारा विस्थापन या पुनर्वास नीति बनाई गई है। जोशीमठ से युवाओं का दल 1 तारीख मार्च को निकला था पैदल यात्रा पर देहरादून के लिए, और इस यात्रा का मकसद था कि जोशीमठ की आपदा के बहाने जो विनाशकारी परियोजनाएं उत्तराखंड में, हिमालय क्षेत्र में बन रही, उसके बारे में जनता में जागृति लाना, ये संदेश देना, पर्यावरण बचाना, हिमालय बचाना, जोशीमठ बचाना ज़रूरी है। और ये भी बताना कि ये जो हिमालय है, जोशीमठ है, उत्तराखंड है, ये जो है पूरी मानवता की धरोहर है और इस धरोहर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यही संदेश लेकर के लोग गए थे और जिस तरह से उस यात्रा का रास्ते में और देहरादून में स्वागत हुआ है, उससे ये लगता है कि ये यात्रा सफल रही है। लोगों डोईवाला नगर पालिका में आज एक कार्यक्रम में नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी 20 वार्डों के विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त की निधि से 109 निर्माण कार्यों का आज डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी के साथ तमाम सभासदों ने ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने कहा कि डोईवाला नगर पालिका के विकास कार्य में अब तेजी आएगी। इसके साथ ही डोईवाला नगर पालिका के सभी वार्ड अब पक्की सड़कों से जुड़ेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज 5 करोड़ 8 लाख का ये सड़क निर्माण होगा, जिसमें सभी ठेकेदारों को यहाँ बुलाया गया है और उनको कागज़ दे दिया गया है। ये सभी 20 वार्डों में ये काम होगा। हाँ, लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये काफ़ी देर के बाद ये 5 करोड़ 8 लाख का वो आया है रुपया सड़क बनाने निर्माण करने के लिए। जल्दी पूरी होगी? ये बहुत ही जल्दी पूरी होगी। ये राज्य वित्त के आयोग के अंतर्गत समस्त 20 वार्डों में 109 कार्य हैं, जिनकी कुल लागत 5 करोड़ 8 लाख है। और इसमें सीसी सड़कें हैं, इंटरलॉक टाइल्स हैं और नालियाँ निर्माण वगैरह का कार्य है। इनका जो कार्य समय अवधि है 90 दिवस के अंदर इन लोगों को कार्य पूर्ण करना है। इस संबंध में सबको ठेकेदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गुणवत्तापूर्वक और निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। आज जो हमने 109 वर्क ऑर्डर हमने जारी किया है माननीय अध्यक्ष जी और ईओ साहब के
के संज्ञान में लाते हुए ये 109 कामों के वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं। इनकी जो कॉस्ट बैठी है 5 करोड़ 9 लाख रुपए, 5 करोड़ 8 लाख रुपए बैठी है। और 88 जो कार्य थे जिनके कारण जो टेंडर मिस हो गए, जो टेंडर नहीं सही नहीं पाए गए या रिजेक्ट हो गए किसी कारण, वो कुछ दिन के बाद उनको निकाल दे, उनको भी अखबार में विज्ञप्ति प्राप्त की। देखिए ये जो कार्य सड़कें हो रही हैं, और मेरा सभी ठेकेदारों से आज अनुरोध है कि इसमें जो गुणवत्ता में विशेष ध्यान दिया जाए। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। इसके साथ ही खुद भी बल्ले पर हाथ आजमाए। यह प्रतियोगिता 17 से 19 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 19 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने सभी राज्यों की टीमों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छा खेल के प्रदर्शन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील की। इसके साथ ही विजेता टीम को जिले की ओर से 51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 25,000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बल्ले पर अपने हाथ भी आजमाए और अपने पुराने दिनों के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हमारे जिला हरिद्वार के रुड़की में हो रही है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक अच्छा आयोजन यहाँ रुड़की में हो रहा है और हमारे जनपद हरिद्वार के लिए गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेज़बानी हमारे हरिद्वार जनपद में रुड़की में हो रही है। और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं हृदय से इसके लिए बधाई भी देता हूँ, आभार भी करता हूँ। देखिए, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप हो, अगर उसकी मेज़बानी जिस स्थान को मिलती है तो उस स्थान के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। और एक अच्छी बात यह है कि लगभग 19 टीमों का इसमें प्रतिभाग भी हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का इसमें लगभग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। कुछ टीमें बता रहे हैं भी और रास्ते में हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। हमारा राजस्थान आइडिया और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। क्या शानदार एक्सपो लगा है आईटी का। कितने बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं स्टार्टअप कॉन्क्लेव में। इनसे सीखकर ही तो होगा मेरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप। हमारे स्टार्टअप्स नए नए आइडियाज से क्या कमाल कर रहे हैं, चलकर देखिए तो सही स्टार्टअप एक्सपो में। अपन तो क्विज के आंसर देंगे और प्राइज जीतेंगे, बाकी गूगल है ना। आईटी डे आईटी वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। आ रहे हैं ना आप राजस्थान आईटी डे जयपुर में। राजस्थान सरकार के इस अनोखे आईटी उत्सव का हिस्सा बने और आज ही रजिस्टर करें। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ तो इस आईटी जॉब फेयर में क्यों जा रही हूँ? क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के इस जॉब फेयर में आईटी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, बैंकिंग और दूसरे कई सेक्टर्स की 400 से भी ज्यादा कंपनियां आ रही हैं। यहाँ आईटीआई ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो आप भी 20-21 मार्च को आईटी मेगा जॉब फेयर जयपुर के लिए itjobfair.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करें। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। हमारा राजस्थान आइडिया और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। क्या शानदार एक्सपो लगा है आईटी का। कितने बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं स्टार्टअप कॉन्क्लेव में। इनसे सीखकर ही तो होगा मेरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप। हमारे स्टार्टअप्स नए नए आइडियाज से क्या कमाल कर रहे हैं, चलकर देखिए तो सही स्टार्टअप एक्सपो में। अपन तो क्विज के आंसर देंगे और प्राइज जीतेंगे, बाकी गूगल है ना। आईटी डे आईटी वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। आ रहे हैं ना आप
राजस्थान आईटी डे जयपुर में। राजस्थान सरकार के इस अनोखे आईटी उत्सव का हिस्सा बने और आज ही रजिस्टर करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसेड़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता एवं मरीजों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। इस अवसर पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उपजिला चिकित्सालय के नवीन भवन की कार्य की प्रगति का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को इसका निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। आखिरकार देर रात गैरसेड़ विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उनके अनुसार सत्र में बजट के साथ साथ लोक महत्व के कई विधेयक पास हुए हैं। उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया। बजट सत्र रहा, मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय नेता सदन का और तमाम मेरे मंत्रीगण के अपने सहयोगियों का, तमाम अपने विधायकों का और सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके सहयोग से ये हमारा बजट सत्र अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आखिरकार भराड़ीसेठ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 4 दिन चले सत्र में प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास कराया तो साथ में नकल विरोधी कानून को भी सदन की मंजूरी मिल गई। वहीं सीएम धामी ने साफ कहा कि हमने जो बजट पेश किया वो सबको ध्यान में रखकर ही बनाया है। सीएम ने विपक्ष पर भी कई तंज कसे। कि वो कह रहे थे कि बजट निराशाजनक है और मैं मानता हूं कि हर वर्ग ने इस बजट की सराहना की है। आम जनता में, सामान्य जनता में बजट को लेकर एक बड़ा उत्साह का वातावरण है और मन में उनके भी अगर आशा होती तो उनको भी अच्छा बजट लगता है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली। गैरसैंण में हमारा जो ये सत्र रहा बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था। आप सब जानते हैं यहाँ गवर्नर, महामहिम गवर्नर का अभिभाषण था, बजट सेशन था और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बजट सेशन हमने पूरा किया है। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार पर बजट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदन में जो बजट पेश किया गया है वह जनता की आंख में धूल झोंकने का काम है। वर्तमान सरकार अपने पिछले बजट का केवल 60% ही खर्च कर पाई है और इस बार का बजट पिछले बार की तुलना में अधिक है। लेकिन जब पुराना बजट ही खर्च नहीं हो पाया तो इस बार जो बजट बढ़ाई गई है उसका क्या औचित्य। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2001 से 2017 तक प्रदेश का कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं बीजेपी सरकार के आने के बाद 2017 में अब तक 99,749 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है, यानी कि कुल 1,34,769 रुपए का कर्ज प्रदेश पर अब हो चुका है। वहीं प्रदेश का जो कर्ज है उस पर 6,161 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जा रहा है। केवल आंखों में धूल झोंकने का बजट है। जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन
जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। और उसमें जो सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का बजट है, वो केवल 60 करोड़ का है, जो नाकाफी है। और इसमें किसी प्रकार की टैक्सी वालों को, जो पर्यटन के मुख्य धारक होते हैं, या होटलियर्स जिनको कोरोना में बहुत भारी नुकसान हुआ, उनको लिए राहत का कोई भी पैकेज इसमें नहीं रखा गया, जो आपस में जिसकी हम निंदा करते हैं। जोशीमठ में हुई भूदसाव के बाद 2 माह से अधिक समय से तहसील में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जोशीमठ के लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षित जोशीमठ का संदेश लेकर पैदल देहरादून पहुंचने के बाद बुधवार को वापस जोशीमठ पहुंचने पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों और जोशीमठ के लोगों ने उन युवाओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सत्ती का कहना है कि जोशीमठ की जनता अपनी मांगों को लेकर 2 माह से अधिक समय से धरने पर बैठी है, फिर भी सरकार द्वारा उनकी मांगों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक पूरे जोशीमठ को आपदा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया और न अभी तक सरकार द्वारा विस्थापन या पुनर्वास नीति बनाई गई है। जोशीमठ से युवाओं का दल 1 तारीख मार्च को निकला था पैदल यात्रा पर देहरादून के लिए, और इस यात्रा का मकसद था कि जोशीमठ की आपदा के बहाने जो विनाशकारी परियोजनाएं उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में बन रही, उसके बारे में जनता में जागृति लाना, ये संदेश देना, पर्यावरण बचाना, हिमालय बचाना, जोशीमठ बचाना ज़रूरी है। और ये भी बताना कि ये जो हिमालय है, जोशीमठ है, उत्तराखंड है, ये जो है पूरी मानवता की धरोहर है और इस धरोहर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यही संदेश लेकर के लोग गए थे और जिस तरह से उस यात्रा का रास्ते में और देहरादून में स्वागत हुआ है, उससे ये लगता है कि ये यात्रा सफल रही है। लोगों डोईवाला नगर पालिका में आज एक कार्यक्रम में नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी 20 वार्डों के विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त की निधि से 109 निर्माण कार्यों का आज डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी के साथ तमाम सभासदों ने ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने कहा कि डोईवाला नगर पालिका के विकास कार्य में अब तेजी आएगी। इसके साथ ही डोईवाला नगर पालिका के सभी वार्ड अब पक्की सड़कों से जुड़ेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज 5 करोड़ 8 लाख का ये सड़क निर्माण होगा, जिसमें सभी ठेकेदारों को यहाँ बुलाया गया है और उनको कागज़ दे दिया गया है। ये सभी 20 वार्डों में ये काम होगा। हाँ, लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये काफ़ी देर के बाद ये 5 करोड़ 8 लाख का वो आया है रुपया सड़क बनाने निर्माण करने के लिए। जल्दी पूरे होंगे? ये बहुत ही जल्दी पूरी होगी। ये राज्य वित्त के आयोग के अंतर्गत समस्त 20 वार्डों में 109 कार्य हैं, जिनकी कुल लागत 5 करोड़ 8 लाख है। और इसमें सीसी सड़कें हैं, इंटरलॉक टाइल्स हैं और नालियाँ निर्माण वगैरह का कार्य है। इनका जो कार्य समय अवधि है 90 दिवस के अंदर इन लोगों को कार्य पूर्ण करना है। इस संबंध में सबको ठेकेदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गुणवत्तापूर्वक और निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। आज जो हमने 109 वर्क ऑर्डर हमने जारी किया है माननीय अध्यक्ष जी और ईओ साहब के संज्ञान में लाते हुए ये 109 कामों के वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं। इनकी जो कॉस्ट बैठी है 5 करोड़ 9 लाख रुपए 5 करोड़ 8 लाख रुपए बैठी है। और 88 जो कार्य थे जिनके कारण जो टेंडर मिस हो गए, जो टेंडर सही नहीं पाए गए या रिजेक्ट हो गए किसी कारण, वो कुछ दिन के बाद उनको निकाल दे, उनको भी अखबार में विज्ञप्ति प्राप्त की। देखिए जो कार्य सड़कें हो रही हैं और मेरा सभी ठेकेदारों से आज अनुरोध है कि इसमें जो गुणवत्ता में विशेष ध्यान दिया जाए। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। इसके साथ ही खुद भी बल्ले पर हाथ आजमाए। यह प्रतियोगिता 17 से 19 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 19 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने सभी राज्यों की टीमों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छा खेल के प्रदर्शन करने की अपील की।
इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील की। इसके साथ ही विजेता टीम को जिले की ओर से 51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 25,000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बल्ले पर अपने हाथ भी आजमाए और अपने पुराने दिनों के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हमारे जिला हरिद्वार के रुड़की में हो रही है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक अच्छा आयोजन यहाँ रुड़की में हो रहा है और हमारे जनपद हरिद्वार के लिए गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेज़बानी हमारे हरिद्वार जनपद में रुड़की में हो रही है और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं हृदय से इसके लिए बधाई भी देता हूँ, आभार भी करता हूँ। देखिए, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप हो, अगर उसकी मेज़बानी जिस स्थान को मिलती है तो उस स्थान के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। और एक अच्छी बात यह है कि लगभग 19 टीमों का इसमें प्रतिभाग भी हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का इसमें लगभग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। कुछ टीमें बता रहे हैं भी और रास्ते में हैं। इन्हीं से खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। हमारा राजस्थान आइडिया और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। क्या शानदार एक्सपो लगा है आईटी का। कितने बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं स्टार्टअप कॉन्क्लेव में। इनसे सीखकर ही तो होगा मेरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप। हमारे स्टार्टअप्स नए नए आइडियाज से क्या कमाल कर रहे हैं, चलकर देखिए तो सही स्टार्टअप एक्सपो में। अपन तो क्विज के आंसर देंगे और प्राइज जीतेंगे, बाकी गूगल है ना। आईटी डे आईटी वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। आ रहे हैं ना आप राजस्थान आईटी डे जयपुर में। राजस्थान सरकार के इस अनोखे आईटी उत्सव का हिस्सा बने और आज ही रजिस्टर करें